दोस्तों आज का वीडियो एक फ्रेशर को ज़रूर देखना बनता है, एक स्टूडेंट को ज़रूर देखना बनता है, क्योंकि प्रैक्टिकली इंटर्नशिप इसको बोलूँगा मैं। 40 मिनट आपके लूँगा, 40 मिनट में आपके लूँगा, जिसमें आपको मैं स्लैब का सिखाने वाला हूँ। स्लैब में क्या चेकिंग करनी होती है, आपने काफ़ी वीडियोस देखी होंगी, थ्योरेटिकल पढ़ा होगा, लेकिन लाइव आज आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे एक साइट इंजीनियर को दिक्कत आती है मेन बार डालने में या चेकिंग करने में, वो मैं आपको बताऊँगा। फिर मैं दूसरी दिक्कत सिविल इंजीनियर को आती है डी शटरिंग में, कि कितने टाइम पे कितना हमें बॉटम खोलना है, कॉलम खोलना है, सीढ़ी, कैंटिलीवर, वो सब चीज़ें मैं बताऊंगा। फिर जो सीमेंट की एक्सपायरी डेट होती है वो कैसे हम डिसाइड करते हैं, कैसे बैग पे लिखी होती है वो बताऊंगा। स्लीब के बारे में बताने वाला हूँ, एक बाउंड्री वॉल के बारे में बताने वाला हूँ, स्टार्टर की शटरिंग कैसे करते हैं वो मैं बताने वाला हूँ। तो मतलब फुल ऑन प्रैक्टिकल नॉलेजेबल वीडियो ये आपके लिए रहने वाली है। एक सिविल इंजीनियर को मैं कहूँगा मस्ट ये वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि फ्री में आपको सीखने को मिल रहा है, ना आपसे कोई फ़ी ले रहा है। बस आपको क्या करना है, अपने 40 मिनट देना है और प्रैक्टिकली आप सीखोगे। और जो चीज़ आप देखोगे आप, वो आपको कभी याद नहीं भूलेगी जब साइट पे आप जाओगे और ईजिली ये चीज़ कर लोगे। और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में या मैं बोलूँ टनल में ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। और गैंट्री के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, टनल कंस्ट्रक्शन के भी काफ़ी वीडियोज़ आने वाली हैं। एक नई प्लेलिस्ट हम बना चुके हैं आपके लिए, जिसमें हम पूरा ब्रिज और हाईवे कंस्ट्रक्शन की वीडियोज़ ला रहे हैं। तो काफ़ी नॉलेजेबल टॉपिक्स चल रहे हैं चैनल पे। बस आपको क्या करना है, रोज वीडियोस देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन दबा के रखना है। कि इसमें वीडियो में मैं बताने क्या वाला हूँ। देखो, एक साइट इंजीनियर को दिक्कत क्या होती है, जब भी वो साइट पे जाते हैं ना, तो जब वो मेन बार प्रोवाइड करना होता है, वहाँ अल्टरनेट बेंटअप दिया होता है, तो उसमें उसको नहीं पता चलता है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड करेंगे, कैसे बेंटअप बार प्रोवाइड करेंगे। और जो बोल रहे थे कि सर क्या है LY4 LY5 आप बोल रहे थे, क्योंकि मॉर्निंग की वीडियो में जब मैंने डाला तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए थे कि सर LY4 को अच्छे से समझाना। तो इस वीडियो में मैं वही क्लियर करने वाला हूँ आपको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सामने आप जो स्पान देख रहा हो इसकी एग्जांपल लूँगा मैं। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आपका मेन बार जो रहेगा वो शॉर्टर स्पैन में ही पड़ता है। हमेशा क्या याद रखना है, शॉर्टर स्पैन में हमारा मेन बार पड़ेगा और डिस्ट्रीब्यूशन बार हमारा पड़ता है जो लंबा स्पैन होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखो। अभी हम आगे बढ़ते हैं, 2 एग्जाम्पल इस वीडियो में मैं दूंगा, कंप्लीट वीडियो देखना। देखो, सबसे पहले क्या था, ड्राइंग में हमें मेंशन था कि 135 का सेंटर हमें प्रोवाइड करना है, तो ये हम 135 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। देखो आप सामने ये स्पेसिंग प्रोवाइड की जा रही है 135 सेंटर टू सेंटर। जब ये स्पेसिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी, और ये किसके लिए की जा रही है, मेन बार के लिए। और इसको हम पूरे स्पान को देखते हैं। ये हमारा क्या है, ऐसे 8 मीटर है लंबा, ये हो गया 8 मीटर, और ऐसे हमारा 3 मीटर। तो 3 मीटर पे हमारा मेन बार गिरेगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, ये मेन बार हमने डाल दिया। इसमें एक चीज़ देखने को ये है कि एक मार्किंग छोड़ी हुई है, मतलब ये देखो गैप देख रहे हो आप, ज़्यादा 135 से ज़्यादा है। इसमें क्या है, एक मेन बार हमारा बीम के नीचे से जाएगा, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। ये हमारा बीम के नीचे से जा रहा है सब मेन बार, ठीक है। एक बार हमारा बीम के नीचे से, और जो हमारा बेंटअप बार होगा वो हमारा बीम के ऊपर से जाएगा। देखो, ये बीच बीच में जो जगह छोड़ी है ये बेंटअप बार के लिए छोड़ी है। तो ये काफ़ी मतलब उलझा देता है सिविल इंजीनियर्स को। जब साइट पे आप एज ए साइट इंजीनियर काम करवाओगे तो ये गलती की जाती है, नहीं पता चलता है। तो इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ कि मेन बार 2 अल्टरनेट बेंटअप है, मतलब अगर ड्राइंग पे अल्टरनेट बेंटअप लिखा है तो एक हमारा बीम के नीचे से जाएगा, एक हमारा ऊपर से जाएगा। ये चीज़ मैं कल फिर इस पर वीडियो लाने वाला हूँ। ड्राइंग प्लस साइट दोनों काम साथ में कराएंगे जब हम, तो आप अच्छे से समझ पाओगे कि क्या चीज़ की जाती है। ये हो गया, हमने जब ये अल्टरनेट कर दिया। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको, ये लंबा स्पैन है हमारा। तो इसमें हमारा जो मेन बार डाला जा रहा है, देखो बीम के नीचे से हम इसको डाल देंगे। ये आ गया बीम के नीचे से एक मतलब 135 का सेंटर जब हमने मार दिया, तो एक छोड़ के एक आपको मेन बार प्रोवाइड कर देना है। जैसे ही एक आप प्रोवाइड कर दोगे तो उसके बाद हमारा अल्टरनेट बेंटअप डल जाता है। देखो, जब ये चीज़ प्रोवाइड करवाओगे उस टाइम आपको लैब का ध्यान रखना है कि आपको प्रॉपर लैपिंग मिल रही है 50D के हिसाब से। तो ये हमारा 10 mm का बार है, तो हमें 500 लैब चढ़ा के ही ये कंटिन्यू करते जाना, क्योंकि स्लैब आपने देखी काफ़ी ज़्यादा लंबी है, तो हमें ये चढ़ा दिया। तो और एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, जब आप जो हमारा अभी बेंटअप बार जो गिरेगा वो बीम के ऊपर से आएगा, मतलब पड़ेगा इसी के सेंटर, लेकिन वो बीम के ऊपर से आएगा, उसी में हमारा क्रैंक टूटेगा। पहले मैं आपको दिखा दूंगा कि हम जैसे बीम के ऊपर से डाल दिया तो उसका क्रैंक हम तोड़ देंगे। वो क्रैंक तोड़ते हुए मैं आपको दिखा दूंगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हम करते हैं। फिर जब एक बार पूरा बन जाएगा जाला, जिसको मैश बोलेंगे हम, तो वो उसमें ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा।
देखो इसमें हुआ क्या, हमने नीचे वाला सरी डाल दिया, ऊपर बीम के ऊपर वाला सरी आ गया, उसके बाद हम बेंटअप तोड़ते हैं। ये बेंटअप तोड़ रहे हैं, और जहां आप बोल रहे थे कि सर क्या है, ये LY5 के हिसाब से बेंटअप तोड़ा जा रहा है। और बेंटअप कैसे तोड़ा जा रहा है, मतलब LY, हम एग्जांपल लेते हैं, एक 3 मीटर का हमारा स्पान है, एक स्लैब हमारे चारों तरफ बीम है, वो अंदर 3 मीटर का स्पान उसका बन रहा है। तो 3 मीटर डिवाइड बाई 5 हम करेंगे, अगर लगा लो उसमें हमारा आ गया 600 या 750 जो भी आता है, आप डिवाइड कर लो, 3 मीटर डिवाइड बाई 5 करोगे तो उतने पे वो बीम से डिस्टेंस पे हमने ये क्रैंक तोड़ दिया। तो ये चीज़ होती है LY5 की, हमारा क्रैंक बार किस बेसिस पे आएगा, ऐसे उसे हम तोड़ देंगे, उसके अंदर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार आ जाएगा। देखो अभी थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि ये नहीं पता चल रहा होगा कि क्या हो रहा है। कल जो मेरी वीडियो रहेगी उसमें मैं ड्राइंग प्लस स्लैब का सरिया प्रोवाइड कर दिया होगा जब सब कुछ, तो उसके हिसाब से समझाऊंगा, ड्राइंग भी दिखाता जाऊंगा और आपको बताता भी जाऊंगा कि कैसे हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये देखो ऐसे इसको हम प्रोवाइड करते हैं, ये हमारा क्रैंक बार जो प्रोवाइड किया जाता है शेयर फोर्स को काउंटर करने के लिए। अब ये पूरा बन चुका है, अभी मैं आपको समझाता हूँ इसको क्या थ्योरी है, क्या है। देखो नीचे वाला बार आपको दिख रहा होगा, एक बीम के अंदर से गया, ये सामने आप देख रहे हो, ये थ्रू आउट बीम के अंदर जो हमने स्टार्टिंग में देखा ये हो गया। उसके बाद इसमें हमारा डिस्ट्रीब्यूशन उसके ऊपर बांध दिया, फिर हमारा ये जो आप क्रैंक वाला देख रहे हो, मतलब जो स्लोप में बार है, इसको हम क्रैंक बार बोलेंगे, ये अल्टरनेट पे हमने डाल दिया, ये बीम के ऊपर से जा रहा है, दिख रहा है आपको। तो ये चीज़ होती है, एक हमारा बीम के अंदर से जाएगा, एक ऊपर से जाएगा बीम के ऊपर से, और उसके अंदर हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बार आ जाएंगे। आप देख रहे हो एक डिस्ट्रीब्यूशन बार हमें पहले बांधना पड़ता है, फिर जो आप मेन बार डालेंगे तो उसके अंदर भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार रहेगा। तो ये इसकी पूरी थ्योरी है कि कैसे हम मेन बार प्रोवाइड करते हैं, अल्टरनेट बेंटअप। ये आपको कंफ्यूज करेगा साइड पे जाके। और हमारा एक ही तरफ ये क्रैंक बार टूट रहा है तो ये हमारी 1 वे स्लैब हुई। अगर हमारा दोनों, मतलब एक हमारा पूरा दोनों तरफ, अगर चारों तरफ बीम है और चारों तरफ क्रैंक बार टूटे हैं तो मतलब वो हमारी 2 वे स्लैब है, और उसमें हमारा लोड दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये देखो, ये सामने आप देख रहे हो, ये इधर से हमारा कितना है, LY5 पे ये क्रैंक तोड़ दिया गया है। तो यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले मैंने ड्राइंग का सेशन लाया मॉर्निंग में, अभी मैंने ये आपको प्रैक्टिकली दिखा दिया। कल का जो सेशन रहेगा उसमें ड्राइंग प्लस स्लैब का लाइव रहेगा। तब तक आपको ये समझ नहीं आता है, मेरे को ज़ीरो कमेंट नहीं हो जाते कि समझ नहीं आया, तब तक मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू रखने वाला हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये हो गया, इसकी हेल्प से हम करते हैं। देखो आप सामने देख रहे भी हो, हमने पूरी LY5 पे डोरी मार दी है, मतलब आपको एक डोरी दिख रही होगी येलो कलर की। ये किस हिसाब से मारी है, हमने पूरा स्पान का निकाला कि हमारा स्पान इतना लंबा होता है, 3 मीटर या 4 मीटर या 5 मीटर जितना भी होगा, उसको डिवाइड कर दिया 5 से, और उसके बाद हम डोरी मार देते हैं, उसके बाद हम क्रैंक तोड़ते जाते हैं। तो ये पूरी आज मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा था आपको कि मेन बार हम कैसे प्रोवाइड करते हैं, बेंटअप बार कैसे टूटते हैं। फिर इस पे आएगा टॉप एक्स्ट्रा। टॉप एक्स्ट्रा अभी डला नहीं है, जब वो डलेगा उस पर मैं बताऊंगा। वो हमारा LY4 के हिसाब से होता है, मतलब हमारा स्पैन जितना भी होगा, 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर, उसको डिवाइड कर देंगे हम 4 से, तो वो उस पर होता है। और एक क्वेश्चन आ रहे थे कि सर ये आपने कैसे अज्यूम किया LY4 या LY5, हमने क्लासेस में पढ़ा था कि LY7 होता है। ये देखो, इस स्पान पे डिपेंड होता है, जितना स्पान होगा उसी हिसाब से उसकी शेयर फोर्स मतलब आएगी कि कितने एरिया में शेयर फोर्स मैक्सिमम होगी और बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम कहाँ होगा, वो उस हिसाब से डिसाइड होता है। तो वही आर्किटेक्ट करते हैं, उसके हिसाब से हमें एग्जीक्यूट करना होता है। ठीक, तो सामने आप देख रहे हो कवर ब्लॉक। मेनली आपको जो पॉइंट आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि कवर ब्लॉक स्लैब में प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें किया क्या जाता है, उनका प्रॉपर स्पेसिंग नहीं होता है कवर ब्लॉक का। तो हमेशा आपको 1 स्क्वायर मीटर पे आपके 5 कवर होने ही चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। 1 स्क्वायर मीटर पे कितने, 5 कवर। और ये भी देखना है कि कितने mm का कवर आप प्रोवाइड कर रहे हो। अभी स्लैब में हमने 25 mm का कवर प्रोवाइड किया है, तो प्रॉपर 25 mm का कवर होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, स्टील ऊपर हो जाएगा और आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि क्रैक आएंगे। आप सामने देख रहे हो, हमें प्रॉपर उसमें 100 mm मिल रहा है, आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन नीचे 25 कवर आ गया, ऊपर 25, तो ये हमें प्रॉपर नीचे से मिल रहा है स्लैब से। तो दूसरी चीज़ आपको देखनी होती है एज ए सिविल इंजीनियर, वहाँ पे क्या चेक करना है। मेनली क्या किया जाता है, बहुत बड़ी मिस्टेक की जाती है कि जंक्शन जहाँ आते हैं, हमारे 2 बीम यहाँ मिलते हैं, वहाँ पे जंक्शन रिंग प्रोवाइड नहीं की जाती है। तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव हो सकता है, मतलब आपको जंक्शन रिंग वहाँ प्रोवाइड करनी है। 125 के सेंटर जितना पॉसिबल हो सब, मतलब मास्टर रिंग ही आए, लेकिन आपको वहाँ प्रोवाइड करनी, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कास्टिंग से पहले। ये हो गई हमारी 2 चीज़ें जो आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारी, जो हमारा सामने आप देख रहे हो लैब, मेन जो चीज़ है
वहाँ लैब प्रॉपर वे से प्रोवाइड करना है। अगर 50D का है तो 50D होना चाहिए, 40D का है 40D। अगर 50D के हिसाब से देखें, हमारा 10 का सरिया है तो 500 mm हमारा लैप होना चाहिए और ये अल्टरनेट होना चाहिए। और जैसे आप सामने देख रहे हो प्रॉपर 500 mm है, उससे 10-20 mm ज़्यादा ही होगा और अल्टरनेट है, मतलब एक थ्रू आउट सरिया है, बीच में लैप है और एक जगह भी लैप नहीं आना चाहिए। ये भी ध्यान आपको देना है स्लैब में, ठीक है। ये होगी हमारी 3 चीज़ें। नेक्स्ट जो है क्रैंक बार, प्रॉपर वे से क्रैंक बार प्रोवाइड किया गया है कि नहीं किया, ये भी आपको देखना है। अगर ड्राइंग में 30 डिग्री मेंशन किया है तो 30 डिग्री प्रोवाइड करना है। अगर 45 डिग्री का है तो आपको 45 डिग्री वहाँ प्रोवाइड करना है। ये चीज़ भी आपको देखनी है। और देखो इसका रिइंफोर्समेंट का डिटेल भी कैसे है, मतलब एक क्रैंक आएगा, अल्टरनेट क्रैंक, इसमें बेंट अप बार बोल दो, वो प्रोवाइड करने हैं। ये वीडियो आप हमारी थोड़े दिन पहले वीडियो डाल चुका हूँ मैं, इस पर आप देख सकते हो, उस पर आपको अच्छे से समझ आएगा बेंट अप के बारे में। ये हो गई हमारी 3 चीज़ें। नेक्स्ट चीज़ वो जो आपको देखनी है स्पेसिंग, कि स्पेसिंग में कोई गड़बड़ तो नहीं की है, प्रॉपर वे से स्पेसिंग प्रोवाइड की है नहीं की है। और दूसरी चीज़ साथ में ही देख लेनी है आपको बाइंडिंग वायर, कि बाइंडिंग वायर सिंगल बाइंडिंग वायर यूज़ किया है, डबल किया है, जहाँ जो भी उसमें बाइंडिंग वायर कही है वो प्रोवाइड की है नहीं की है, ब्लैक अनयील्ड की है जहाँ GI की वायर यूज़ की है नहीं, ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। ये हो गई हमारी 4 चीज़ें। और अगली जो चीज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगली है जो आपके कॉलम का रिइंफोर्स है नीचे से आया हुआ, उसमें प्रॉपर वे से मास्टरिंग प्रोवाइड किया है नहीं किया है, वो भी आपको देखना है। क्योंकि कास्टिंग के दौरान अगर वर्टिकल बार्स इधर उधर हो गए तो बाद में कवर में दिक्कत आ सकती है आपको, तो इसलिए आपको प्रॉपर वे से मास्टरिंग कर देना है और उसको प्रॉपर वे से देखना है कि उसका सरिया कहीं बीम से बाहर ना हो। ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है जब भी आप स्लैब की रिइंफोर्समेंट चेक करो। नेक्स्ट चीज़ जो देखनी है आपको वो देखनी है चेयर प्रॉपर वे से प्रोवाइड की गई है नहीं की है। जहाँ भी चेयर का ज़रूरत है वहाँ आपको चेयर प्रोवाइड करनी है और हर 1 मीटर पे आपकी चेयर होनी चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। और जितने दाया का आप स्टील वार यूज़ कर रहे हो उससे 10 गुना मतलब 10 mm ज़्यादा ही आपकी होनी चाहिए। अगर मैं कहूँ अगर हम 10 mm का स्टील यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमारी 12 mm की चेयर होनी चाहिए। 12 mm से छोटा चेयर डाया का चेयर नहीं होना चाहिए, ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। तो गाइज़ ये बेसिक चीज़ें थी, एक मतलब आपकी विजिट हो गई साइट पे और आपको पता चल गया आपको एज ए साइट इंजीनियर क्या क्या चीज़ें चेक करनी है जब भी आप रेनफोर्समेंट चेक करो। बाकी तो ड्राइंग पे जो मेंशन किया होगा वो तो प्रॉपर वे से होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ जो बेसिक आपको देखना होता है एज ए साइट इंजीनियर वो हो गई। बाकी क्लीनिंग का और बेसिक जो वॉश आउट शटरिंग ऑयल टेप वगैरह ये चीज़ें इसमें आपको ध्यान दे देनी है। डी शटरिंग टाइम लिखिए कि शटरिंग खोलने का सही टाइम क्या रहता है, स्टेयर केस का, कैंटिलीवर बीम का, स्लैब का, जो भी चीज़ें हम स्ट्रक्चर है हमारा उनका शटरिंग टाइम क्या होता है या स्ट्रिपिंग टाइम क्या होता है, उस पर एक वीडियो बनाइए। तो ये इंटरव्यू का भी क्वेश्चन रहता है काफ़ी ज़्यादा। अगर आप एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर जाओगे कहीं इंटरव्यू देने तो आपको ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारा इतना स्पैन है तो हमें कब उसकी डी शटरिंग करनी चाहिए। तो वही सब मैं आज आपको बताऊंगा और ये बताऊंगा भी कि कितने दिन में कितनी स्ट्रेंथ आ जाती है स्ट्रक्चर की, वो सब मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले एक चीज़ कहूँगा कि यही टॉपिक आपको हमारी वेबसाइट civilsitevisit.com पे मिल जाएंगे, जॉब्स मिल जाएंगी, काफ़ी चीज़ें, बुक्स मिल जाएंगी, सब चीज़ें आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करता हूँ डी शटरिंग टाइम और स्ट्रिपिंग टाइम। सबसे पहले क्या करूँगा मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो स्ट्रेंथ रहती है, कोई भी स्लैब है या बीम है, कितने दिन में कितनी स्ट्रेंथ ले लेता है वो आपको पता होना चाहिए। पहले देखो, अगर आपने कॉलम कास्ट किया या स्लैब कास्ट की या कुछ भी कास्ट किया, जो कंक्रीट होगा वो एक दिन में 18% अपनी स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। मतलब 100 में से 18% उसमें स्ट्रेंथ आ गई होती है एक दिन में। 3 दिन में उसकी 40% स्ट्रेंथ हो जाती है, 7 दिन में उसकी 65% स्ट्रेंथ हो जाती है और 14 दिन में 90% और 28 दिन में 99% उसकी स्ट्रेंथ दिखने शुरू हो जाती है। ये कंडीशन पे डिपेंड करता है, लेकिन लमसम इसके इर्द गिर्द ही आपकी स्ट्रेंथ मिलना स्टार्ट हो जाएगी जैसे आप कंक्रीटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो हमारी जो डी शटरिंग होती है वो 3 दिन में होती है, 7 दिन में होती है, 14 दिन में या 21 दिन में। ठीक है, तो इधर से हमें थोड़ा आइडिया हो गया कि 3 दिन में 40%, जब उसकी 40% स्ट्रेंथ रहती है उसके बाद डी शटरिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशन रहती है, वो आगे मैं बताता हूं। ये हो गया आपको क्लियर। अभी आते हैं हम डी शटरिंग पे। तो सबसे पहले क्या कहूंगा मैं, जो हमारे बीम्स होते हैं, बीम हो गया,
वॉल्स हो गई, शेयर वॉल हो गई, कॉलम हो गया, तो उसका डी शटरिंग टाइम क्या रहता है? 17 से 24 घंटे के अंदर आप मतलब उसके बाद आप उसकी शटरिंग खोल सकते हो। आपने कॉलम कास्ट किया, जैसे ही 17 घंटे होंगे, तो जैसे ही 17 घंटे होंगे उसके बाद आप उसकी डी शटरिंग कर दोगे तो वो चलेगा। लेकिन जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं, ये आईएएस भी यही कहता है, आईएएस 456 में इसमें कुछ प्रैक्टिकल ऐड किया है, अपना प्रैक्टिकल जो हम करते हैं साइट पे। और ये जो चीजें हैं ये ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए है। टेम्परेचर बराबर है, मतलब अच्छा टेम्परेचर में, ठंडी नहीं है, समर का सीजन है, और क्यूरिंग इसी प्रॉपर वे से हुई है, तो ये टाइम फॉलो करना है। ठीक है, तो बीम की साइड, वॉल्स, कॉलम हो गया हमारा 17 से 24 घंटे। फिर आते हैं स्लैब सोफिट्स। स्लैब सोफिट्स क्या हो गया? मतलब शटर, वो बोलो आप, प्लाई बोलो, फट्टा यूज किया है, जहां प्लेट्स यूज की हैं, तो उसको 3 दिन बाद आप निकाल सकते हो। लेकिन उसके अंदर क्या है, नीचे क्या प्रोवाइड करना है आपको? प्रॉप्स, बल्ली प्रोवाइड कर रहे हो, टेका प्रोवाइड कर रहे हो, जैक प्रोवाइड कर रहे हो, जो भी है। जैसे ही उसकी सॉफिट प्लाई व्लाई निकालोगे तो 3 दिन बाद उसको फिर आपको क्या करना है? नीचे बल्ली या वो प्रोवाइड करनी नहीं है। बीम की सॉफिट निकालोगे 7 दिन बाद आप निकाल सकते हो, मतलब। लेकिन ये कुछ कंडीशन डिपेंड है, वो आगे लिखी हुई है, मैं बताता हूं। लेकिन पहले देखो, स्लैब की सॉफिट निकाल देनी है 3 दिन बाद मिनिमम, और बीम की कितनी? 7 दिन बाद। लेकिन उसके नीचे क्या करना है आपको? सपोर्ट प्रोवाइड कर देनी है। जैसे लगा लो, एग्जांपल है, ये स्लैब है, नीचे आपको शटरिंग प्रोवाइड ली है, नीचे प्रॉप्स लगाई हुई है। एग्जांपल के साथ बताता हूं, पहले ये देख लो, फिर मैं इसको करता हूं क्लियर। देखो, स्लैब की बात हो रही थी, पहले स्लैब की बात करते हैं, इससे लिंक है ये दोनों चीजें। 3 दिन बाद शटरिंग निकाल देनी है, लेकिन उसकी जो आपने वो होगा, जो आपने नीचे प्रॉप्स प्रोवाइड की हैं, अगर आपका स्पैन है 4.5 मीटर से छोटा, ठीक है, 4.5 मीटर से छोटा है, तो 7 दिन बाद आप नीचे से बल्ली या टेकअप निकाल सकते हो। अगर स्पैन आपका है बड़ा 4.5 मीटर से, तो 14 दिन। मतलब ये एग्जांपल लो, अगर ये है 6 मीटर लंबी हमारी स्लैब है, तो क्या है, 3 दिन बाद आप उसकी वो निकाल सकते हो। मिनिमम बोल रहा हूं ये मैं, जो आईएस कोड कहता है मिनिमम, ये निकाल के नीचे आपको प्रॉप्स प्रोवाइड कर देनी है, टेका या बल्ली जो भी आपने यूज कर रहे हो। अगर 6 मीटर है, अगर लिखा है स्पैनिंग ओवर 4.5 मीटर, तो अगर 6 मीटर है तो आपको 14 दिन बाद नीचे से सपोर्ट निकालनी है, बाकी वैसे ही रहने देना है। अगर ये होता 3 मीटर, तो आपको 7 दिन के बाद नीचे से प्रॉप्स निकालनी है, बाकी 3 दिन बाद आप नीचे से निकाल सकते हो। अभी आती है बीम की बात। बीम में क्या है, सॉफिट उसके निकाल देने हैं, मतलब नीचे से जो बॉटम होता है बीम बॉटम, वो 7 दिन बाद आप निकाल सकते हो। लेकिन क्या है, उसका जो आपने नीचे देखो, मैंने क्या कहा, जैसे ही स्लैब में सॉफिट निकाले, नीचे बल्ली प्रोवाइड कर देनी है। बीम में से बीम बॉटम निकाला, नीचे बल्ली प्रोवाइड कर देनी है। और वो बल्ली निकालने का टाइम क्या रहता है, अगर आपका स्पैन है 6 मीटर, तो आप 14 दिन बाद नीचे से बल्ली निकाल लो। लेकिन अगर स्पैन 6 मीटर से ज्यादा है, तो आपको नीचे से बॉटम से जो सपोर्ट मारी होगी, आपने शटरिंग तो निकाल दी होगी, मतलब बीम बॉटम होगा या प्लेट होगी, वो निकाल दी होगी 7 दिन बाद, लेकिन उसका जो सपोर्ट होगी वो 21 दिन बाद निकालनी है आपको, ये ध्यान देना है। ये बहुत बड़ी चीज है। आर्चीज रहती हैं जो, मतलब उनकी भी जो सपोर्ट रहती है, वो आपको मतलब 21 दिन बाद ही निकालनी होती है। ये हो गया हमारा सिंपल। अभी आते हैं हम फुटिंग जो रहती है हमारी, फुटिंग भरते हैं हम, तो उसको आप 16 से 24 घंटे के अंदर, मिनिमम 24 घंटे बाद निकाल सकते हो। ये हो गया। और आती है बात स्टेयर केस पे। तो स्टेयर केस आप 5 दिन बाद उसकी शटरिंग खोल सकते हो, प्लेट्स वगैरह जो मारी हैं वेस्ट स्लैब में, वो खोल सकते हो। लेकिन आपको नीचे उसके प्रॉप्स प्रोवाइड कर देनी है 14 दिन के लिए। और जो लैंडिंग बीम होगा उसके अंदर नीचे भी आपको प्रॉप्स प्रोवाइड कर देनी है। लेकिन आप शटरिंग 5 दिन के बाद खोल सकते हो, अगर आपने ओपीसी यूज किया। अगर आपने यूज किया पीपीसी, तो इसके दिन काफी बढ़ जाते हैं। बाकी भी अगर आपने इसमें भी पीपीसी सीमेंट यूज किया, तो ये दिन सब बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर आप पीपीसी सीमेंट यूज कर रहे हो, तो आपका शटरिंग का कॉस्ट बढ़ जाता है, ये हमेशा ध्यान देना। अभी बात करते हैं हम कैंटिलीवर बीम की। कैंटिलीवर बीम है तो उसकी साइड्स खोल लो आप, 17 से 24 घंटे के बाद उसकी साइड खोल लो। बीम बॉटम खोल लो 7 दिन के बाद, ठीक है। लेकिन उसमें सपोर्ट जो आपको मार के रखनी है, वो 28 दिन तक मारनी है। ये मैं खुद से कह रहा हूं, ऐसे तो
14 से 21 दिन बाद निकाल दोगे चलेगा, लेकिन 28 दिन तब तक आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं होता, वो 99% अपनी स्ट्रेंथ गेन नहीं कर लेता कैंटिलीवर बीम। तो मैं बोलता हूँ कि आपको उसको नहीं निकालना चाहिए, ये मेरा कहने का। जो सीमेंट रहता है हमारा, उसकी एक्सपायरी डेट 3 मंथ होती है कि 6 मंथ, क्योंकि इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसकी एक्सपायरी डेट 3 मंथ होती है या 6 मंथ। दूसरी चीज़ मैं बोलूँगा कि अगर 3 मंथ से पुराना सीमेंट हो गया तो उसको यूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये हो गया। तीसरी चीज़ हो गई कि जैसे अगर मतलब 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी कम हो जाती है, वो मैं अब आपको सब बताने वाला हूँ। और जो मेन टॉपिक था कि हमारा एक्सपायरी डेट कैसे पढ़ते हैं, मतलब कैसे बैग पे लिखा रहता है, क्या चीज़ें लिखी रहती हैं, वो सब मैं आज आपको क्लियर करने वाला हूँ। हमारा सबसे पहले क्या है कि 3 मंथ है कि 6 मंथ हमारी एक्सपायरी डेट, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड है हमारा, जो कोड कहता है कि 2 डेट दी हैं उसने एक्सपायर की, मतलब रिजेक्शन की। तो पहली डेट है 3 मंथ, दूसरी डेट है 6 मंथ। तो ये डिपेंड करता है कंडीशन पे कि कब 6 मंथ के बाद आपका सीमेंट बेकार होगा या 3 मंथ के बाद कब बेकार होगा। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, बड़े बड़े बैचेस निकालती हैं सीमेंट के, तो उनको स्टोर कर देती हैं और वो 6 मंथ तक उनका सीमेंट एक्सपायर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर है, जो मॉइस्चर सीमेंट को हाइड्रेशन के लिए चाहिए, वो चीज़ें वहाँ प्रोवाइड नहीं की होती, मतलब टोटल मेंटेन किया होता है, कहीं से हवा नहीं आ रही है, जो भी मतलब जिस में सीमेंट आपका ख़राब नहीं होगा वो वहाँ स्टोरेज वैसे कंडीशन से किया जाता है। लेकिन क्या होता है, जब आप सीमेंट घर पे लाते हो तो उसको वो कंडीशन नहीं मिलती है और वो 3 मंथ के बाद ख़राब होने लग पड़ता है। मतलब क्या हुआ कि जो एक्सपायरी डेट है हमारे सीमेंट की वो 3 मंथ है, मतलब एक्सपायरी डेट नहीं बोल सकते, रिजेक्शन डेट, मतलब उसके बाद आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर 3 मंथ हो गए आपने सीमेंट, मतलब आपका सीमेंट फरवरी में बना है, वो मतलब उसके 3 मंथ के बाद वो ख़राब हो जाएगा, इन द सेंस कि उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो कम होने लग पड़ेगी। ये होता है, मतलब IS कोड ये कहता है हमारे कि 2 डेट होती हैं, 3 मंथ और 6 मंथ। मतलब अगर फैक्ट्री में सीमेंट पड़ा रहा तो वो 6 मंथ तक उसकी कोई भी स्ट्रेंथ कम नहीं होगी। अगर वो घर ले आए आप सीमेंट, तो जिस डेट से बना हुआ है वो उसके 3 मंथ बाद वो ख़राब होने लग पड़ता है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अब बात आती है कि उसकी हम मतलब कितनी स्ट्रेंथ कम होती है। अगर वो 3 मंथ के बाद हो गया तो उसकी कितनी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, वो मैं आपको बता देता हूँ, रुको। अगर आप यहाँ देखो तो इधर क्या दिया हुआ है, मतलब एक्सपायरी डेट ऑफ सीमेंट, मतलब अगर आपका सीमेंट 3 मंथ से ज़्यादा पुराना हो गया, ठीक है, ये उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट थी कोई भी, तो 3 मंथ हो गए, तो 3 मंथ के बाद उसकी कितनी स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी, 20% उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी 100 में से, मतलब 20% वो सीमेंट कमजोर पड़ जाएगा अगर आपने फैक्ट्री से बाहर निकाल लिया वो। अगर 6 मंथ हो गई तो 30% उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी। अगर 12 मंथ हो गई तो उसकी 40% स्ट्रेंथ खत्म हो गई। अगर 24 मंथ हो गई तो उसकी 50% स्ट्रेंथ खत्म हो गई। ये डिपेंड करता है, मतलब जैसे आपका सीमेंट फैक्ट्री से बाहर निकला, मतलब जैसा उसको टेम्परेचर वगैरह चाहिए था वैसा नहीं मिला, तो क्या होता है, उसका हाइड्रेशन प्रोसेस होता है, इसमें वो स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद वो सीमेंट सेट होने लग पड़ता है, उसकी जो कैपेसिटी होती है स्ट्रेंथ पकड़ने की वो बैग के अंदर ही स्टार्ट हो जाती है, और जैसे ही हम उसको यूज़ करते हैं उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई होती है। ये आगे उसका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा अगर 3 मंथ के बाद बैग हो जाएगा। और ये डिपेंड करता है आपका स्टोरेज पे भी, ठीक है। अगर आपकी स्टोरेज अच्छी होगी तो कभी कभी 12 महीने तक भी उसकी स्ट्रेंथ 20% ही कम हुई होती है, ज़्यादा नहीं होती है। तो अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा कि उसकी एक्सपायरी डेट कैसे दी होती है, मतलब बैग पे 3 चीज़ें लिखी होती है, मतलब हर बैग की अपना अपना होता है, लेकिन मेनली ये चीज़ें आपको मिलेंगी। पहले होता है डी, डेट उसकी, फिर होता है वीक, फिर होता है ईयर। मतलब डेट उन्होंने क्या लिखा होगा, मैं बैग भी दिखाता हूँ आपको बाद में। D20 मतलब 20 तारीख। वीक, जो भी वीक होगा, मतलब हमारे साल में होते हैं 52 वीक, तो उन्होंने वीक लिखा होगा कि अगर 20 के हिसाब से, मतलब अब वीक होगा हमारा, वहाँ लिखा होगा तो मतलब 25वां वीक। और ईयर कौन सा हो गया, मतलब ईयर है हमारा, जो भी ईयर चल रहा होगा 18, 19, वो वैसे लिखा होगा। मतलब उन्होंने लिखा होगा D20 वीक 25 ईयर 19, ठीक है। ये डेट आ गया 20 तारीख। अगर वीक 25 अभी कैसे निकलेगा हमारा, मतलब वीक, क्योंकि एक मंथ में हमारा होता है 4 वीक, पकड़ के चलो आप 4 वीक, तो इसको 25 को डिवाइड कर देंगे 4 से, तो यो आएगा, वो आ जाएगा हमारा मंथ। मतलब मंथ आ गया तो क्या होगा, मतलब जो मंथ आ जाएगा, अगर 25 को हम से 4 से डिवाइड करें तो क्या आता है हमारा, मतलब 6 पॉइंट कुछ आएगा, 6 पॉइंट, मतलब कौन सा महीना हुआ हमारा, 6ठा महीना। तो 20 तारीख 6ठा महीना और 2019, ये होगी इसकी
मैन्युफैक्चरिंग डेट। अभी 6 × 3 मतलब 9 हो गया, मतलब 3 महीने बाद 20, 9, 19 ये इसके बाद एक्सपायर हो जाएगा। मतलब एक्सपायर इन द सेंस इसकी स्ट्रेंथ रिडक्शन होने लग पड़ेगी, मतलब 20%, 30%, 40%, इसके अगले अगले महीने 10वें महीने 11वें महीने इसकी स्ट्रेंथ कम होते जाएगी। तो ये फंडा होता है उस पर बोरी पे दिया होता है, मतलब वीक्स में आपको दिया होगा। ये कईयों में क्या मंथ भी लिखा होगा, लेकिन कईयों में वीक होगा, 25, 26, 27 जो भी होगा उसको आपको मंथ के, मतलब मंथ में कितने वीक होते हैं उस हिसाब से डिवाइड करोगे, आपको लगभग लमसम वैल्यू उसकी मिल जाएगी। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि घर का मेन पार्ट बोल लो आप इस टॉपिक को। तो आज का जो टॉपिक हमारा वो है प्लिंथ प्रोटेक्शन। मतलब प्लिंथ बीम तो सबने सुना होगा, लेकिन प्लिंथ प्रोटेक्शन बहुत कम लोगों ने सुना होगा। तो वही टॉपिक आज मैं लेके आया हूँ। उसका सब बेसिक बताऊंगा, उसका ड्राइंग दिखाऊंगा, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है करती हुआ, और क्यों ये इंपॉर्टेंट है वो सब मैं आज आपको बताने वाला हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। तो स्टार्ट करता हूँ आज का टॉपिक। सामने देख रहे हो आप, एक्सकेवेशन हो रही है। मतलब मेन चीज़ मैं पहले बताऊंगा कि हम प्लिंथ प्रोटेक्शन प्रोवाइड क्यों करते हैं, ठीक है। वो है हमारा कि जो प्लिंथ प्रोटेक्शन है, जो पानी मतलब ऊपर से रेन वाटर पड़ेगा, मतलब कोई भी पानी पड़ रहा है, वो सीपेज नहीं हो प्लिंथ में, उसको रोकने के लिए हम प्लिंथ प्रोटेक्शन करते हैं। प्लिंथ प्रोटेक्शन नाम से ही पता चल रहा है, प्लिंथ को प्रोटेक्ट करना है। किस चीज़ से? पानी से। क्या होता है जब पानी पड़ेगा, अगर प्लिंथ के लगभग अगर आगे पीछे पानी पड़ेगा तो सीपेज होगी अंदर, कैपिलरी एक्शन से पानी नीचे जाएगा, वो प्लिंथ बीम भी सोख सकता है और नीचे जाके मतलब जगह बैठ भी सकती है। और सबसे मेन कारण जो रहते हैं, मतलब जो घर रहता है उसके बैठने का बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। एकदम से घर बैठ जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। और वो किससे होता है? सेटलमेंट से। मतलब नीचे अगर मिट्टी क्या होगा, सीपेज होती रहेगी और नीचे नीचे खड्डा बनता रहेगा। आप सामने ड्राइंग देख रहे हो, ये हमारी प्लिंथ प्रोटेक्शन की ड्राइंग है पूरी। तो इसमें मैं आपको पूरा समझाता हूँ होता क्या है। देखिए वो सामने आप देख रहे हो कॉलम है, मतलब देखा जहाँ लिखा हुआ है कॉलम एज पर ड्राइंग, और पीछे फ्लोर फिनिश, मतलब फ्लोर अंदर घर का आ गया। आगे मैं ड्राइंग भी दिखाता हूँ, पूरा साइड पे भी दिखाता हूँ। तो इसमें क्या है, प्लिंथ नीचे है, ऊपर वॉल है, तो वहाँ आपको प्लिंथ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। जो प्लिंथ बीम है, देखो आप देख रहे होंगे एक तरफ, प्लिंथ के ऊपर आपको पहले 100 mm जो सैंड है उसको वेल कंपैक्टेड कर देना है। उसके बाद क्या कर देना है, ऊपर पीसीसी प्रोवाइड कर देनी है। एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्या चीज़ ध्यान रखनी है प्लिंथ प्रोटेक्शन में? एक तो मेन चीज़ जो रहेगी वो स्लोप आपको प्रोवाइड करनी है, ये पहली शर्त है प्लिंथ प्रोटेक्शन की। दूसरी क्या है, आपको 1 मीटर प्रोवाइड करना ही करना है, जहाँ से प्लिंथ है वहाँ से 1 मीटर तक आपको प्रोवाइड करना है। 2 चीज़ें। तीसरी क्या है, 100 mm आपको प्रोवाइड करनी है। ये 3 चीज़ें आपको मेनली याद रखनी है जब भी प्लिंथ प्रोटेक्शन करो आप, तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। बाकी जो पीसीसी के लिए आप ग्रेड यूज़ करोगे M15 यूज़ करना है, M10 नहीं, मतलब M15 रहेगा तो वो प्रॉपर अच्छा है। और एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी आप प्लिंथ प्रोटेक्शन बनाओ, जो आखिर में एंड होगा, देखो आखिर में क्या हुआ है, 125 + 75 कितना हो गया, 200 mm। जो आगे का एंड होगा मतलब 1 मीटर पे, वहाँ उसकी डेप्थ ज़्यादा कर देनी है और उसको स्लोप देना है एरिया, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जो आपका प्रोटेक्शन रहेगी, जो आपकी उसका प्लिंथ प्रोटेक्शन का आगे का हिस्सा होगा, उसका टूटने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपको मेन ध्यान देनी है। और मैं कहूँगा ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और यही मैंने देखा है गांव में जो कंस्ट्रक्शन रहती है वो प्लिंथ प्रोटेक्शन नहीं देते हैं। और वो यही मेन रीज़न है आपकी घर पे जो दीवारों पे क्रैक्स देखे जाते हैं ब्रिक्स में या प्लास्टर में, तो एक रीज़न ये भी हो सकता है। तो इसमें देख लो आप सामने हमारा ये वॉल है, उसके हम यहाँ प्लिंथ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। जब 1 मीटर यहाँ लेके उसको क्या करना है, आगे से स्लोप, आप ड्राइंग इधर देख नहीं पा रहे होंगे लेकिन उसको स्लोप दे देनी है। उसके बाद उसका अच्छे से ब्रूम फिनिश कर देनी है कि पानी आपका रुके नहीं और सीधा आ जाए। अगर बाई चांस वहाँ पानी रुकता है तो वो भी वो है, मतलब वहाँ पानी रुकेगा और नीचे धीरे से सीपेज हो जाएगी नीचे, और प्लिंथ बीम बैठने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। मैं बताने वाला हूँ कि जो लॉन्ग लेंथ बाउंड्री वॉल्स होती हैं, मतलब 3 मीटर 4 मीटर और एमरजेंसी में बनानी होती हैं, तो उनको कैसे एक दिन में बनाया जाता है वो मैं आज आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा। सबसे पहले आप देख रहे हो ये कॉलम फुटिंग, मतलब साथ में प्री कास्ट है ये। तो मेन जो फंडा रहता है बनाने का वो प्री कास्ट का है टोटल, मतलब टोटल मटेरियल जो बाउंड्री वॉल में लगता है अपना प्री कास्ट का होता है। और एक ही दिन में बाउंड्री वॉल, यहाँ भी आप जो सामने देख रहे हो, ये 2 किलोमीटर
लंबी बाउंड्री वाल है और ये एक ही दिन में बाउंड्री वाल खड़ी कर दी गई है। तो ये कैसे प्रोसीजर रहता है, पहले सबसे पहले क्या है, मतलब एक्सक्वेशन के बाद पीसीसी हो जाएगी उसी दिन, मतलब मॉर्निंग में, और इवनिंग में इसका पिलर वगैरह खड़ा करना चालू कर सकते हैं। मतलब पहले ये प्रीकास्ट बने होंगे तभी ये पॉसिबल हो पाता है। जैसे ये कॉलम खड़े कर दिए, उसके बाद क्या रहता है, इनकी स्लैब्स आती हैं छोटी छोटी, मतलब तो उनको वहाँ पैटर्न बना होता है, उसको उसके पैटर्न से लगाते जाते हैं और जैसे जैसे ये लगाते जाएंगे हमारी बाउंड्री वॉल बनती जाएगी। तो ये आज का टॉपिक मतलब बताने का ये था कि थोड़ा बहुत इस बारे में भी आपको नॉलेज रहे कि कैसे 1-2 दिन में ये बाउंड्री वॉल्स हो जाती हैं। तो ये देखो जैसे मतलब इसमें एक बना हुआ है पूरा खाचा सा, उसमें क्या करते हैं, जो स्लैब्स रहती हैं छोटी छोटी उसमें फिल कर देते हैं और वैसे ही ये कंटिन्यू प्रोसेस से हमारा बाउंड्री वॉल एक ही दिन में कई किलोमीटर तक बन जाती है। तो फ्रेंड्स आज ये हमारा छोटा सा टॉपिक था, आप देखो एंड तक। लेकिन जो हमारा कल जो वीडियो आने वाली है वो टोटल स्टेशन पे मैं एक वीडियो पहले भी डाल चुका हूँ, लेकिन उसमें कुछ लोगों को समझ नहीं आया था कि मतलब मेन क्या है। तो उसमें पूरा थ्योरेटिकल पार्ट, उसका पूरा प्रोसेस टीएस का कि कैसे आप कोऑर्डिनेट मार सकते हो, तो वो मैं आज कल आपको बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो, देखो मतलब कॉलम एक बार हो जाते हैं उसके बाद फिलिंग कर देते हैं और उसी दिन देखो ये हमारा लगभग कितना था, 1.5 किलोमीटर हमारा बाउंड्री वॉल था, वो एक दिन में कंप्लीट हो गया। इससे मतलब अगर लेबर बढ़ाई जाए और मशीनरी बढ़ाई जाए तो एक ही दिन में काफ़ी लंबी लेंथ की बाउंड्री वॉल तैयार हो सकती है। तो फ्रेंड्स आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो है स्लीव्स, मतलब जो हमारे नट बोल्ट होते हैं कॉलम में। मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो डाली थी नट बोल्ट पे कि हम नट बोल्ट क्यों लगाते हैं कॉलम पे, तो उसी पे मैं टॉपिक ले आया हूँ कि उसमें स्लीव्स डालते हैं। जो फ्रेशर हैं, साइट इंजीनियर हैं, जहाँ जो अभी स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ये चीज़ नहीं देखी होगी। मैं आगे बताता हूँ प्रोसेस क्या होता है, तो इसके बारे में बताऊँगा भी क्यों डालते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। सामने आप देख रहे हो ये थर्मोकोल का एक कवर सा उसमें डाला जा रहा है। तो ये जो मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है ये है स्लीव। तो ये क्यों यूज़ करते हैं हम, उसके 3 रीज़न होते हैं। तो फर्स्ट जो रीज़न है, मेन जो रीज़न है, एक तो ये ग्राउटिंग के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है। अगर डायरेक्ट हम कंक्रीट से इसको कर देते हैं तो रिस्क रहता है क्रैक्स वगैरह आ जाते हैं, क्योंकि जो हमारा नट बोल्ट रहेगा वो बाहर रहेगा और अंदर क्रैक्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक रीज़न रहता है, इसलिए हम प्रोवाइड करते हैं ग्राउटिंग की स्पेस मिले। दूसरा रहता है कि उसका थोड़ी स्पेस रहेगी तो उसको अलाइनमेंट कर सकते हैं बाद में, कि जो उसके ऊपर स्ट्रक्चर बैठेगा अगर हमने उससे अच्छे से उसको फिक्स किया हुआ है तो जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो अच्छे से हो सकता है। अगर स्पेस मिलेगी तो हम उसके थोड़ा बहुत आगे पीछे उसकी मूवमेंट वर्टिकलिटी सेट कर सकते हैं। तो ये भी रीज़न होता है। और अगली चीज़ जो देखी जाती है, अगर एमएम में थोड़ी बहुत उसकी मूवमेंट करनी है स्ट्रक्चर के हिसाब से तो वो भी हम कर सकते हैं। तो इसका लगाने का प्रोसीजर क्या रहता है, जो हमारे नट बोल्ट होते हैं उसमें ये तो यहाँ तो आपको नट बोल्ट के साथ ही ये स्लीव्स मिले होंगे, या आप इसको खुद से भी बना सकते हो। जैसे आप सामने देख रहे हो ये स्लीव लगाए हुए हैं सब नट बोल्ट में। मतलब एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको लगाने के टाइम की, इसको अच्छे से टाई कर लेना है, क्योंकि जब कंक्रीट होगा तो अगर स्लीव नीचे हो गया वो भी कंक्रीट को अफेक्ट कर सकता है, इसलिए इसको अच्छे से टाई किया रहेगा तो बाद में वो निकल जाएगा। और उसके बाद हमारा जो करने के बाद प्रोसेस जब हो जाता है उसके बाद हम उसको तोड़ देते हैं और उसको निकाल देते हैं। सामने आप देख रहे हो इसमें से स्लीव निकाल दी है। और इसमें अभी क्या है, जैसे अभी सामने देख रहे हो, अगर थोड़ी बहुत नट बोल्ट को मूवमेंट देनी है तो वो हो जाएगी। जैसे नट टेढ़ा हो गया थोड़ा, तो इसको थोड़ी बहुत मूवमेंट हम कर सकते हैं और ग्राउटिंग में इसमें स्पेस मिल गई है। अगर डायरेक्ट ये कंक्रीट में से निकला होता तो इसमें क्रैक्स के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद जब ये हो जाता है उसके बाद स्ट्रक्चर बैठने के बाद हम नॉन श्रिंकेज ग्राउट इसमें कर देते हैं। उस पर भी मैंने पहले वीडियो एक डाल चुका हूँ कि कैसे हम ग्राउटिंग का प्रोसेस करते हैं इसमें नट बोल्ट में। लेकिन अगर तेरे को आवाज आ रहा है तो गाड़ी रोक देना चाहिए ना। रुक सब बोले तो एकदम कंप्लीट दूरी बांधा है पता है उसका गलती, लेकिन उसके ऊपर चढ़ गया तो तेरे को आवाज तो कुछ महसूस तो हुआ था कि अपने टायर पे कुछ चढ़ा, महसूस हुआ था कि नहीं? चला रहा था, तेरे को महसूस हुआ कि नहीं हुआ बता। अरे कोई दिक्कत, अपना गलती नहीं, क्यों भागने का बात वो है। हम पीछे ही खड़े थे, अगर खुद हुआ हम आते हैं, अपना गलती नहीं तो क्यों भाग जाने का। थोड़ो वध तापजी ने काई
આ ટેવ શીખી ગયો તમે ભોસડીયાઓના ખવડા પૂછો છો थोड़ा नीचे से मारने का જો લે હંતાણે आ जाएगा ચુંબાઈ કરે લંબાઈ હંતાણે બોલે હંતાણે હાલ હાલ તો કાયમ हो गया अपना बस ऐसे रखना रे पकड़ પકુ એ કોના કાયમ હા ઢોલા આપણા વાળો છે અરે કંપે બનાવી દીધો અત્યારે યાર દોરી ખાલી આપણો કોઈ લોચા વાળો છે પણ જો બતાવ સેન્ટરમાં નથી દોરી દોરી સેન્ટરમાં હોવી જોઈએ मिस्त्री आता है समझ गया विकास का थोड़ा क्लोज कर लेना हाँ स्माइल दे विकास ऊपर भेज देने का विकास स्माइल दे थोड़ा विकास हट 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 विकास ये हंसता है ना तो ये थोड़ा इसका क्लोजअप ले लेना सामने देख थोड़ा नीचे कैमरा ले जाओ हट हट तो हाँ शर्मा जाता है बोला ये बोला बनाइए ना ये पूरी तैयार है कि ठीक हो जाते सब हो जाते आप देख रहे हैं लंबाई कौन पता है समझ गए अब लंबा भी तो दिखाई देता है ना કરો દોરી કાયમ હે તમારા એ ઢવલા ખાલી જે આપણું ડ્રોઈંગ કરતો ને કે આ માપ જોઈ છે આ માપ તો આ માપ તો 4 મીટર ક્લિયર છે ખાલી આ માપ જોઈએ ને કે આ માપ જોઈએ लाना का इसको कायम ही करना है भैया खीला ठोको चलो 400 बाई 400 करो 400 बाई 400 ही होगा ना भाई इधर आओ एक बाजू पकड़ो पहले इधर आओ तो दोनों पकड़ ऐसे ऐसे पकड़ के रख जैसे बाल्टी में डला ही रहा था थोड़ी लंबा करोगे अब मार दो वहाँ खिल्ली पकड़ के बस पकड़े रहे वहाँ पे दबा के रख ऐसे पे रखने का बउआ पहले सिलवा तो मान लो नहीं लग दो कितना 95 है चलो चलो चलेगा इधर आओ इधर हाँ ये खिला चाहिए अभी ये पकड़ा इधर आओ नापो इधर खिला खिला रे करो